हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आई होप बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताए थे। आज की जो वीडियोस होगी बच्चों, इसमें मैं आपको विज्ञान में जो आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे आने वाले जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उन्हें मैं आपको आज बताऊंगा और साथ ही साथ में उनके आंसर भी आपको बताऊंगा। तो बच्चों आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और बच्चों मैं ये आशा करता हूँ कि जो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने जो आपको 15 जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे मल्टीपल चॉइस टाइप के वो आपने एक अपनी कॉपी में नोट करे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके जो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे यानी शॉर्ट टाइप जो आंसर होंगे वो आपने करे होंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बच्चों ये जो प्रश्न आते हैं ये भी आपके पास एक एक मार्क्स में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें है सबसे पहले एक प्रश्न है इसमें कि धातुओं के दो भौतिक गुण लिखिए, यानी जो मेटल्स होती है उनकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों कि जो मेटल्स की जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ध्यान से देखना। इसमें आंसर होगा सबसे पहले एक है बच्चों धातुीय चमक या मेटेलिक लास्टर। क्या होगी? मेटेलिक लास्टर, ठीक है ना। मेटेलिक लास्टर क्या होता है बच्चों? यानी यदि हम बात करें मेटल की तो मेटल या धातु यदि हम उनकी प्योर फॉर्म में देखें तो मेटल की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? चमकीली होती है। या क्या होती है बच्चों? यानी शुद्ध अवस्था में जो धातुएं होती है उनकी सतह क्या होती है? चमकीली होती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? धातुओं का धातुीय चमक या मेटेलिक लास्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि धातुओं की सतह शुद्ध अवस्था में चमकीली होती है या जो उनका सरफेस होती है वो शाइन होती है। इस प्रॉपर्टीज को हम मेटेलिक लास्टर कहते हैं। इसको एक लिख सकते हैं आप। एक दूसरा क्या हो सकता है बच्चों कि दूसरी प्रॉपर्टीज है धातुओं की कि धातुएं क्या होती है? मैल्यावल होती है, या इसे हिंदी में कहती हैं आघात वर्ध्यता का गुण जो है वो धातुओं में पाया जाता है। इट मीन्स दैट धातुओं को, कुछ धातुओं को क्या करेंगे हम? पीट पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में, या जो थिन हमारी क्या होती है यानी जो हमारे फॉयल होती है जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल है, यानी पतली पतली चादरों के रूप में या सीट के फॉर्म में हम धातुओं को ढाल सकते हैं। इस गुण को हम मैलेबिलिटी या आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने कि कुछ धातुओं को पीट पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है या परिवर्तित किया जाता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता या मैलेबिलिटी कहलाती है। बात करें बच्चों जैसे हमारा क्या होता है टिन की चादरें इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है, या एल्यूमिनियम की जो फॉयल हो सकती है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और आप इसमें गोल्ड और सिल्वर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो मैंने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी। इसके बावजूद यदि आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, ठीक है ना। यदि बात करें बच्चों, ठीक है, धातुएं क्या होती है? डक्टाइल भी होती है, यानी क्या होती है? ये धातुएं तन्यता को गुण भी धातुओं में पाया जाता है। तो बच्चों दो प्रॉपर्टीज आई है, आपने पेपर में बच्चों उतना ही लिखना है जितना कि दिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होगा देखो जरा क्या हो सकता है? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रेट यानी कॉपर सल्फेट CuSO4.2H2O, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज जिप्सम, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है भाई? जिप्सम का फॉर्मूला है या जिप्सम का सूत्र है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम हुआ
प्रतीक लिखिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों ध्यान से कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल का नाम और हमने प्रतीक लिखना है। ठीक है ना। तो यदि हम बात करें बच्चों कि यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर पर उस धातु का नाम यदि हम आता है कभी कभी पेपर में, तो तुमने लिखना है कि जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भाई? मरकरी। क्या है? मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस स्टेट में होती है भाई? लिक्विड स्टेट में होती है। और मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली नॉन मेटल या अधातु का नाम लिखिए और उसका प्रतीक लिखिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो था कि ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में होती है, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली नॉन मेटल या अधातु का नाम और उसका प्रतीक। ठीक है। तो देखिए बच्चों कि वो कौन सी नॉन मेटल होगी जो क्या है नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होगी, तो उसका एग्जाम्पल है बच्चों ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ठीक है ना। और ब्रोमीन जो है इसका यदि हम सिंबल देखें तो क्या होता है भाई? Br। क्या होता है? Br। ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर भी आएगा तो क्या होता है? 35। ठीक है। इसी प्रकार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखिए, यानी द एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स है बच्चों। एक तो है क्या है? हीरा। क्या है? हीरा, या इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायमंड। ठीक है। और दूसरा है बच्चों, दूसरा है इसका ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, यदि मैं थोड़ा डिटेल्स में चलूं तो मैं यदि डायमंड की बात करूं, ठीक है, तो डायमंड में एक कार्बन जो है, ठीक है, डायमंड में यदि एक कार्बन की देखें तो एक कार्बन जो है अदर 4 कार्बन से घिरा रहता है। ठीक है ना। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था बच्चों, ठीक है, कि इसमें एक कार्बन जो है अदर 4 कार्बन से घिरा होगा। ठीक है। ठीक। इसी प्रकार जो डायमंड होगा, ग्रेफाइट जो होगा, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है अदर 3 कार्बन से घिरा होगा। क्या होगा? एक कार्बन जो है अदर 3 कार्बन से घिरा होगा किसमें? डायमंड में। ठीक है, ग्रेफाइट में। ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखना बच्चों, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है। तो बच्चों हमें क्या बताना है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। ये बेकिंग सोडा का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। और बेकिंग सोडा का यदि हम केमिकल नेम देखें या रासायनिक नाम देखें तो क्या होगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का जो यूज है बच्चों वो विभिन्न प्रकार के पकवान में, ठीक है, या जो विभिन्न प्रकार के हम फूड का यूज, जो फूड बनाते हैं उनमें किसका यूज होता है? बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में या क्या है जितने भी हमारे फायर ब्रीडिंग के जो फायर ब्रीडिंग वाले जो हमारे क्या रहते हैं भाई, यानी यंत्र रहते हैं, उनमें भी किसका यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंटासिड में भी किसका यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का। यानी कभी कभी जब क्या होता है भाई, पेट में एसिडिटी होती है तो उस समय हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है एक संतृप्त तथा एक असंतृप्त, यानी हमें क्या करना है? 1 सैचुरेटेड एंड 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हमें एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखना है। ठीक है। तो बच्चों पहले आप समझ जाओ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यानी
कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है एल्केन। क्या है, एल्केन। क्या है बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल, एल्केन। ठीक है ना। और एल्केन में क्या होगा, एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या हो सकता है, जैसे मीथेन हो सकता है, ठीक है, और एथेन C2H6। ठीक है ना। मीथेन हो गए बच्चों, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्स्ट्रा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी बताना है। ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। यानी जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा बच्चों, सॉरी, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमारा इथीन हो सकता है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, और इसी प्रकार एक एसिटिलीन भी हो सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं। तो ये सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि आघात वर्ध्यता, या इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मैलिएबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आघात वर्ध्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें धातुओं को पीट पीट कर या किसी हथौड़े से पीट पीट कर उन्हें क्या किया जाता है भाई, पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या ढाला जाता है। धातुओं का जो इस प्रकार का जो गुण होता है या इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है उसी को हम आघातवर्ध्यता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहा बच्चों मैंने कि धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस प्रकार का जो गुण है उसको ही हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे गोल्ड हो गया, हमारा कॉपर हो गया, या हमारे क्या हो सकते हैं, इस प्रकार के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो उनमें आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक कौन सी धातु है, यानी द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेस्ट कंडक्टर कौन है, ऐसे धातु का हमें नाम बताना है। ठीक है। तो सबसे अच्छी जो धातु हो, जो सबसे अच्छी सुचालक धातु जो है वो कौन सी है बच्चों, सिल्वर है। क्या है, सिल्वर। ठीक है ना। क्या है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर है, या इसे क्या कहते हैं हिंदी में, चांदी। क्या है बच्चों, चांदी। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu। क्या, सॉरी, इसका जो सिंबल होगा क्या होगा, Ag होगा बच्चों। क्या होगा, Ag। ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक तथा एक कृत्रिम सूचक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि एक नेचुरल एंड एक आर्टिफिशियल हमें इंडिकेटर्स का नाम बताना है। ठीक है। तो बच्चों यदि हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की तो लिटमस पेपर क्या हो सकते हैं हमारे, लिटमस पेपर, लिटमस जो पेपर हैं, ठीक है, लिटमस पेपर क्या हैं, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और मैंने इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें लिटमस पेपर की पूरी कहानी बता रखी है कि लिटमस पेपर जो हैं लाइकेन के प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और लाइकेन क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता रखा है पिछली वीडियोस में। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों ये हमें एक क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का नाम भी बताना है। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो है हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। क्या हो सकता है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को हम लैब में खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार क्या हो सकता है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज के अलावा फिनोल्फिथेलिन भी हमारा क्या एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों,
लोहे की धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी यदि हम क्या करें बच्चों, जो हमारा क्या होता है आयरन जो होता है या जिसे लोहा कहते हैं कि धातु को यदि हम कोरोजन से उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उस पर हम क्या है जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि बच्चों ये क्वेश्चंस आता है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन। यसद लेपन क्या कहते हैं, यसद लेपन, ठीक है। या इसे कहते हैं बच्चों गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण, ठीक है ना। दूसरा है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, पीएच का प्रास यानी रेंज ऑफ पीएच कितना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले पीएच के समझाता हूं मैं। पीएच क्या है, पीएच में जो पी वर्ड है ये जर्मन लैंग्वेज के, किस लैंग्वेज से, जर्मन लैंग्वेज के पोटेंज शब्द से लिया गया। किससे, पोटेंज वर्ड से लिया गया है, पोटेंज शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है पावर। क्या होता है, पावर यानी शक्ति। क्या होता है बच्चों, शक्ति, ठीक है। इट मीन्स दैट ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की पावर को बताता है या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब इसमें हमने इसकी रेंज बतानी है। तो बच्चों जो पीएच स्केल होता है उसमें इसकी जो रेंज है वो 0 से 7 और 7 से 14 के बीच होता है। यानी जो सबसे कम होगा बच्चों वो क्या होगा, यानी यहाँ इधर के लिए क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और इधर के लिए बेसिक नेचर बढ़ता है। और जिनका यदि पीएच वैल्यू 7 के आसपास आ रहा है वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रल। ये मोर एसिडिक, ये मोर बेसिक, ठीक है ना। तो इसकी ये रेंज होती है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं बच्चों कि इसमें है कि देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, लिटमस का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लिटमस, ठीक है। तो लिटमस का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है बच्चों, लाइकेन का प्लांट है। किसका, लाइकेन। लाइकेन का जो प्लांट है, लाइकेन जो है ये क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है किसका, लिटमस का, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिकेटर किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी थोड़ा बहुत इंडिकेटर के बारे में बता रखा है। यहाँ से भी ध्यान से सुनिएगा कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं और एग्जाम्पल भी दीजिए। मैंने कहा बच्चों कि जिस प्रकार वाहनों में दिशा को बताने के लिए, ठीक है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है कि उसमें लेफ्ट इंडिकेटर देना है या राइट इंडिकेटर देना है। जिस साइड जो गाड़ी चलाने वाला होगा उस साइड ही वो इंडिकेटर देगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री में किसी केमिकल की पहचान के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स दैट इंडिकेटर वे सब्सटेंस होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को निर्धारित करते हैं। क्या कहलाती हैं, इंडिकेटर कहलाती हैं। क्या कहा बच्चों मैंने कि इंडिकेटर वे सब्सटेंस होते हैं या जो हमारे लिटमस जो हमारे सूचक होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को निर्धारित करते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। और इंडिकेटर में एग्जाम्पल है बच्चों जैसे लिटमस, क्या होता है, लिटमस पेपर, ठीक है ना, लिटमस पेपर, ठीक है, या फिनोल्फथेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लिटमस होते हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15 है, धातुएं तन्य होती है। इट मीन्स दैट जो मेटल्स होती है उनमें डक्टिलिटी का नेचर होता है या डक्टाइल उनकी प्रॉपर्टीज होती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। यानी धातुएं तन्य या डक्टाइल होती है, इस कथन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। यानी यदि हम बात करें बच्चों डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज है जिसमें मेटल्स को खींच कर
लंबे तारों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं भाई, यानी उनसे कितनी लॉन्ग हम वायर बना सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। यानी धातुओं को खींच कर लंबी वायर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है ना। अब देखना बच्चों, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी में लिखा भी होगा कि डक्टिलिटी में कि जो सबसे अधिक डक्टाइल होती है वो गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड, या कहीं कहीं पे कॉपर भी दिया होगा, ठीक है। और वहाँ पे लिखा भी होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या है, लगभग 2 किलोमीटर अप्रॉक्स 2 किलोमीटर लंबी वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो हम उससे क्या है, 2 किलोमीटर लंबी वायर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है, एग्जामिनर को क्या करने के लिए, यानी एग्जामिनर को प्रेरित करने के लिए आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्पाद क्या है, उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यानी प्रोडक्ट को परिभाषित कीजिए। यानी हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशन देनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले उत्पाद की डेफिनेशन देने से पहले मैं तुम्हें कोई केमिकली रिएक्शन बताता हूँ। माना कोई भी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, सिंपल कोई भी रिएक्शन देख लो। माना रिएक्शन है Mg+O2, इट गिव्स MgO, ठीक है ना। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंसिंग पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो ध्यान से देखना बच्चों कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है Mg+O2, इट गिव्स MgO। ध्यान से देखना, जो ये Mg+O2 है इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी मोर देन 2 या 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। फिर उत्पाद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। और यदि 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे तो उनके बीच क्या है, पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। यानी एंडोथर्मिक है बच्चों, कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती है जिनमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहेंगे जिनमें क्या होगी, जिनमें हीट या ऊष्मा को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, या जिन रिएक्शंस में एनर्जी जो होगी अवशोषित होगी, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हमेशा क्या होती है, जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, जैसे 6 इसमें हो सकता है इसका, जैसे 6CO2 + 6H2O, इट गिव्स C6H12O6 + 6O2, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है बच्चों कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये हीट की प्रेजेंस में, यानी हीट की प्रेजेंस में क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा बच्चों, CO2, ठीक है ना, CO2, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, भले बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक्सोथर्मिक दे नहीं रखा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स या उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, क्या है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमको ये समझाना है। तो बच्चों एम्फोथेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होंगे जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, या वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। इट मीन्स दैट वो दोनों प्रॉपर्टीज एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, ये भी एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड भी क्या होते हैं बच्चों, ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना, यानी यदि हम बात करें बच्चों कि ये किस समय बेसिक होंगे, किस समय एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगी, तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। ठीक है ना, कैसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। माना ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ये हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। यदि बच्चों इसके सामने क्या होगा, कोई एसिड होगा, माना HCl है, तो उस केस में उस समय जो जिंक ऑक्साइड है वो एज अ बेस काम करेगा, और जब एज अ बेस काम करेगा तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार होगी। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन होगी कि यहाँ से क्या निकलेगा, एक सॉल्ट बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे बच्चों, देखो जरा, प्रोडक्ट में Cl कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट में 1 है, तो सीधे आंख बंद करके वहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, और यदि हम देखें तो रिएक्शन जो है ये कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। तो देखो बच्चों, जब जिंक ऑक्साइड एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, लेकिन HCl यानी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा बच्चों ध्यान से, माना यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और इसके सामने एक बेस है NaOH, तो उस केस में बच्चों ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर शो करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में आती भी है। ठीक है, कि जिंक ऑक्साइड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। इस रिएक्शन में ध्यान से देखना बच्चों, NaOH एक बेस है और उसके सामने Na यानी ZnO है। ठीक है ना, यानी सोडियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है। इस समय यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एज अ एसिड काम कर रहा है। तो जो जिंक ऑक्साइड होते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, दोनों एम्फोथेरिक नेचर शो करते हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेसिक के साथ, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इट मीन्स दैट दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि गैंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी जो गैंग है वो क्या है। ठीक है ना, तो एस्क में जो पाई जाने वाली जो अशुद्धियाँ होती है, या जो एसिडिक जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है ना, यानी एस्को में पाई जाने वाली जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे या जो सामने वाले को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक में यानी जो सबसे अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे KMnO4, क्या होता है,
NO4, ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। या इसमें आ सकता है बच्चों K2Cr2O7, ये भी क्या हो सकता है, ऑक्सीकारक हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, HNO3, क्या हो सकता है, HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड भी क्या हो करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम कर सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो बच्चों, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ की एक दूसरी टेंडेंसी होती है बच्चों कि ऑक्सीकारक पदार्थ जब सामने वाले को ऑक्सीजन देंगे तो ये खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार है बच्चों कि लोहे से, क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे से बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के दो उपाय बताइए। यानी हमने ऐसे उपाय बताने हैं कि जो लोहे से बनी वस्तुओं को कोरोजन से बचाए, ठीक है ना। तो एक तो यही है बच्चों कि जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होगी उन पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम, एसिड लेपन कह रहे थे, ठीक है। तो लोहे की जो वस्तुएं होगी उन पर हम क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, जिससे लोहे का क्या ना हो, कोरोजन से वो बच जाए या उसका संचारण आसानी से न हो। या दूसरा उपाय क्या हो सकता है बच्चों कि हम उन जो लोहे से बनी वस्तुएं हैं उनको हम वायु के संपर्क में या वाटर के संपर्क में या मॉइस्चर के संपर्क में, या हम क्या है उन्हें जो पानी के कांटेक्ट से हम उन्हें बचाएं, तो हो सकता है कि लोहे से बनी वस्तुओं का संचारण न हो। या तीसरा ये भी हो सकता है बच्चों कि हम उन लोहे की जितनी भी वस्तुएं होंगी उनमें पेंट कर दें, जिससे उन कोरोजन से आसानी से बच सके, ठीक है ना। तो 2-3 मैंने आपको बता दी हैं, 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो अभी मैंने ऊपर भी क्वेश्चंस में बताया था, दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है और कार्बन की अदर वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है बच्चों एल्केन, क्या है, एल्केन, ठीक है। और एल्केन का केमिकल जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, यानी इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। और n बराबर क्या होता है, n बराबर कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 100 कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। यदि कार्बन बराबर 1 होगा तो उसके लिए यूज होता है हमेशा एल्केन, यानी सॉरी मेथेन यूज होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है ना, ETC। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों एल्केन के लिए सजातीय श्रेणी, यानी सजातीय श्रेणी, ठीक है, होमोलोगस सीरीज का सामान्य सूत्र CnH2n बराबर n+2 है। इस श्रेणी के तीसरे यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यानी बच्चों हमने देखना है कि एल्केन के लिए जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका सामान्य सूत्र क्या है, यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो इस श्रेणी का तीसरा सूत्र यानी तीसरा यौगिक जो होगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। तो बात करें बच्चों यदि कार्बन बराबर 3 होगा तो उसके लिए यूज होता है प्रोप, क्या यूज होता है, प्रोप, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, एन। तो क्या होगा बच्चों तीसरा जो इसमें मेंबर होगा उसे क्या कहेंगे, प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, इस सूत्र से देखें यदि हम CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितने 3 है तो C3H2 × 3 + 2। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होगा C3H8, ठीक है। तो C3H8 क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या होगा बच्चों, प्रोपेन। और फॉर्मूला क्या होगा C3H8, ठीक है। अब है बच्चों एनोडीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना।
एनोडीकरण क्या होता है बच्चों कि जो एल्यूमिनियम होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, यानी एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। और एनोडीकरण जो है वो प्रिवेंट करता है एल्यूमिनियम को कोरोजन से, यानी वो क्या करता है भाई, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, किससे, कोरोजन से, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी बच्चों देखिए जरा, मैं इसे रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। यानी कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन है, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4, इस पर लोहे की कील माना Fe मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो आयरन है, आयरन यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना, और खुद का सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना। तो यही कारण है बच्चों कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को लोहे की कील यानी आयरन धातु क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ही विलयन का रंग जो है वो कैसा हो जाता है भाई, यानी बदल जाता है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होना था वो डिसअपियर हो जाएगा उसमें आयरन के कारण, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए बच्चों, थर्मेट रिएक्शन क्या है। थर्मेट रिएक्शन देखो बच्चों, थर्मेट रिएक्शन में क्या होगा, थर्मेट रिएक्शन में क्या होता है, यानी जब क्या होगा, एल्यूमिनियम, यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी बच्चों, यानी ठीक है, इसमें Al2O3 प्लस, सॉरी बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होगा, फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी, किसकी, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो रिएक्शन होगी बच्चों, बनेगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ होती है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। और थर्मेट अभिक्रिया का यूज जो बच्चों वो कहाँ होता है, जनरली जितनी भी हमारी, यानी जितना जो थर्मेट अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम जनरली दुकानों में वेल्डिंग करने में देखते हैं, जो यानी लोहे की जो वस्तुएं होती है जो उनमें वेल्डिंग होती है वही एक थर्मेट रिएक्शन की प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, क्लोर क्षार जो अभिक्रिया है उसका समीकरण लिखना है, ठीक है ना। क्लोर क्षार अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, रिएक्शन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो NaCl, किसका, NaCl जो सॉल्यूशन है, यानी NaCl विलयन में के NaCl का जो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या कर रहे जाते भाई, विद्युत प्रवाह, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवाई जाती है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे एक तो क्या बनेगा, एक एल्कली बनेगा NaOH, ठीक है। इसमें क्लोरीन गैस भी प्रवाहित होगी और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। इसलिए देखो बच्चों, इसमें क्या बना, एक तो क्लोरीन गैस बनी, एक इसमें बेस बना, इसीलिए हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लोर एल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है ना, यानी जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो ये क्या है, एल्कली और क्लोरीन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है बच्चों। अब कभी कभी बच्चों एक मार्क्स में आ सकता है कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसमें जो हमारा
क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, वो एनोड पर प्राप्त होती है या कैथोड पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहता है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, उस ट्रिक से आप कर लेंगे। देखो जरा, हम जानते हैं कि जो क्लोरीन गैस होती है उस पर वो नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यदि बात करें, एक यहाँ पे क्या है, PANIC यानी पेनिक, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, एनोड पर। किस पर, एनोड पर। और क्लोरीन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा यानी विपरीत आवेश की ओर जाते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर भागेगा, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमेशा जो क्लोरीन गैस होती, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो बनने वाली जो क्लोरीन गैस होगी वो किस पर बनेगी, हमेशा एनोड पर। किस पर, एनोड का जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उस पर बनेगी। जबकि जो ये NaOH है और हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है ना, ये दोनों किस पर बनती है, कैथोड पर। किस पर, कैथोड पर, ठीक है। इसके बाद है लास्ट बच्चों क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र देना है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर या इसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो और कभी कभी क्या आता है बच्चों की, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे हम प्राप्त करें, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें यानी जो हमारा क्या होता है, लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इससे क्या बनता है, CaOCl2, ठीक है। प्लस इससे क्या होगा बच्चों, H2O जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं बच्चों, हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। किससे, लाइम वाटर से, ठीक है। लाइम वाटर इज रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इस प्रकार हम ब्लीचिंग पाउडर का बना सकते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है बच्चों, कि ब्लीचिंग पाउडर जो है विभिन्न प्रकार की जो हमारी इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारा पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ब्लीचिंग करने के लिए होता है या उनको रंगने में होता है। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, यानी पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें एक रिएक्शन है बच्चों कि इसके बाद देखो जरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं और एस्टरों के उपयोग भी लिखिए। क्या है, एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं और एस्टर के उपयोग भी लिखिए। एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं बच्चों, यानी एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने, कि एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर बनेंगे कैसे कैसे, जब क्या होगी, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकता है, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, इसे कहते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। अल्कोहल जैसे आपका इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कहा मैंने, CH3COOH प्लस एक अल्कोहल। इस रिएक्शन को एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखना बच्चों जरा ध्यान से, क्या होगी, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। ये हमारे, ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। इनकी जब रिएक्शंस होगी तो ध्यान से देखना, यहाँ से क्या निकलेगा, ये H2O तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, वाटर के फॉर्म में। बस अब जो बचा उसे लिख दो। क्या बचा बच्चों, क्या बचा, CH3COO
और क्या बचा C2H5, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एस्टर, ठीक है। ये क्या हमारा एस्टर, यानी व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, अल्कोहल के साथ होती है, तो एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, एस्टर, यानी RCOOR टाइप के कंपाउंड बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर, ठीक है ना। इसके बाद है बच्चों कि रेडॉक्स रिएक्शन को उदाहरण देते हुए समझाइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है और आसान रिएक्शन भी है, ठीक है। और इस रिएक्शन को तुम कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दीजिएगा और इस रिएक्शन को तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है, ठीक है। यदि एक कंपाउंड, यदि इसमें क्या हो रहा है, यदि एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का, यानी यदि एक रिएक्टेंट का इसमें रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का क्या होगा, हमेशा इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों कि रेंसिडिटी या विकृत गंधता किसे कहते हैं। आसान टॉपिक है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज रेंसिडिटी, ठीक है। यदि हम देखिए बच्चों कि जितने भी हमारे फैटी जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, यदि हम इन्हें लंबे समय तक रखते हैं तो हो सकता है कि इनका जो क्या होता है, यानी टेस्ट होता है, या इनका जो ऑर्डर होती है, या टेस्ट हो सकता है वो खराब हो सकता है या बदल सकता है ना। कि जितने भी हमारे तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक रखने पर इनके स्वाद तथा गंध में दोनों परिवर्तित हो जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता या रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और रेंसिडिटी को बचाने के लिए, या विकृत गंधता से बचाने के लिए तेल युक्त खाद्य पदार्थ जैसे बच्चों कुरकुरे की जो थैलियाँ होती है, चिप्स के जो पैकेट्स होती है, ठीक है, उनके अंदर भी तो क्या हमेशा तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनका ऑक्सीडेशन न हो, उसके लिए उन थैलियों में या उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। कभी कभी एक नंबर में आ सकता है कि विकृत गंधता से बचाने के लिए जो कुरकुरे की जो थैलियाँ होती है, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उनमें हमेशा नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है बच्चों। ये तो आसान था कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन कारण क्या है कि उनमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन एक क्या है, एक द्विपरमाणु अणु है, ठीक है, डाया एटॉमिक है, और दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और यदि देखिए बच्चों, यानी ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, यानी चिप्स की थैलियों में या जो कुरकुरे की जो पैकेट्स होते हैं उनमें क्या कर सकता है, वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा, या एक ऐसा वहाँ पे क्या कर देगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा जो कि वहाँ पे एक ऐसा वातावरण, एक अक्रिय वातावरण या इनर्ट एटमॉस्फेयर वहाँ पे कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे तोड़ने के लिए लगभग 946 किलो जूल पर कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी यदि हम नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करें तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 946 किलो जूल पर कैलोरी या किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वहाँ पे क्या है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, देखो जरा सभी क्वेश्चंस ये पेपर में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इनको एक कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। और यदि किसी भी क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस में आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस
पेपर में आएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, और इसके बाद भी कुछ वीडियोस, अगली जो वीडियोस होगी उसमें भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जैसे हमारी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा बायोलॉजी की ओर। ठीक है, जिससे आपके साइंस में अच्छे मार्क्स गेन हो सके। तो आई होप बच्चों, ठीक है, आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।